कला दिखा के बनो कलाकार, आके देखो स्क्रीन का चमत्कार। सभी दर्शकों को रामा मेहरा का प्यार भरा नमस्कार। स्क्रीन द स्क्रीन टेस्ट उन कलाकारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो देश के कोने कोने से इस शहर में फिल्म में काम करने की तमन्ना लेकर आते हैं, तन मन धन से कोशिश करते हैं। स्टूडियो और फिल्म ऑफिसों के चक्कर काटते काटते हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें मिलता है तो आश्वासन और तारीख। सालों भटकने के बाद उन्हें स्ट्रगलर का नाम तो दे देते हैं, लेकिन काम नहीं देते। निराश होकर वो ये सोचते हैं कि फिल्मों में काम करना पैसे वालों का काम है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का काम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्क्रीन द स्क्रीन टेस्ट के जरिए आप अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हैं। जय हिंद, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हमें हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा बाप।
चाबी निकाल, वरना चेक टीचर को जेल में कर दूंगा। लो। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर, मैं सेवाग्राम बोल रहा हूँ। मेरे घर पे 5 आदमियों ने आकर डकैती की है। पिस्तौल दिखाकर मेरा माल लूट के ले गए। फौरन आओ और नाकेबंदी करा दो सामने। नहीं तो साथ तेरी हड्डियों का कचुम्बर बनाने के। बोल बोल बोल, तूने किसके कहने पे काम किया था? तेरे बाकी के साथी कौन थे? बोल सर, लगता है ये गूंगा है, वरना इतनी मार खाने के बाद तो पत्थर की चमड़ी रखने वाले सुअर भी बोलने लगता है, और इतने तो अपने मुंह से उफ तक नहीं की। ईमानदारी और बेईमानी के धंधे में यही तो फर्क होता है इंस्पेक्टर कामले। ईमानदारी में गद्दारी ज्यादा और बेईमानी में वफादारी ज्यादा होती है। यह गूंगा नहीं, बल्कि इसके जबान पे वफादारी का ताला पड़ा हुआ है। अगर इसके मुंह से जबान के साथ साथ जिस्म की सारी चमड़ी भी उधेड़ दी जाए ना, तब भी ये नहीं बोलेगा। सर, ये आप बोल रहे हैं? मेरा तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। ऐसे लोगों को ही सुसाइड किलर कहा जाता है। खोल दो उसे। अपनी आंखों से देख, पिस्तौल भी तेरी और गोली भी तेरी। आखिरकार ये अपने मकसद में कामयाब होएगा। कहा था ना, तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, समझे जूनियर? अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से पंचनामे के लिए भेज, वरना लॉकअप में मुजरिम को गोली मारने के जुर्म में कहीं तुम्हारी ये वर्दी ना उतर जाए। लेकिन सर, ये तो खुद अपने आप ही। बस कुछ मत बोलो, ये कानून है। जिस तरह तेरे ऊपर मैं हूं ना, मेरे ऊपर भी कोई है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि समाज सेवी दल के नेता सेवक राम जी के यहाँ जो डकैती हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करो। क्या पोजीशन है उस केस की, इंस्पेक्टर नायक? सर, हमने उनमें से जिस आदमी को गिरफ्तार किया था, उसने तो बगैर मुंह खोले लॉकअप में सुसाइड कर लिया। पुलिस लॉकअप में सुसाइड पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत धब्बा है। लेकिन सर, लॉकअप में सुसाइड का कोई पहला केस तो नहीं है। इसके पहले भी कई प्रेस, पब्लिक, मीडिया इस बात को नहीं मानती। कोई मुजरिम खुद अपने आप को फांसी लगा देता है। वो ये समझते हैं कि पुलिस वाले हेरा फेरी से झूठा एनकाउंटर करके उस मुजरिम की फाइल बंद कर देते हैं। कोई एक पुलिस वाला जैसे पहले पकड़ा गया था, उसने
अंडरवर्ल्ड वालों से मिलकर जिसको अंडरवर्ल्ड वाले चाहते थे, उस आदमी को झूठे शूटआउट में शूट कर दिया। पुलिस से इनाम भी मिला और अंडरवर्ल्ड वालों से मुंह मांगी कीमत मिली। और बदनाम कौन हुआ? आप, हम पुलिस डिपार्टमेंट वाले। इस साल के जितना भी डॉन थे, या तो पॉलिटिक्स में चले गए या मुंबई छोड़ के विदेशों में बस गए। इंस्पेक्टर, शायद तुम ये नहीं जानते कि इस शहर के लोग बाहर जाकर के इस शहर में बखूबी अपने काले धंधे का बाजार अच्छी तरह चलाते हैं। ये जुर्म जो है ना, कुकर मुट्टे का पौधा है, जितना काटो उतना बढ़ता जाता है। एक डॉन को मारते हैं, 4 पैदा हो जाते हैं, न जाने कहां से आते हैं। सच कहा सर आपने। इन दिनों नागराज ही बम्बई का डॉन बना हुआ। ऐसा कौन सा काला धंधा नहीं है जो उसके इशारों पे ना होता है। हफ्ता वसूली, ड्रग्स, हत्या, डांस क्लब, यहाँ तक कि जुआ खानों में भी उसका आधा हिस्सा होता है। ये जानते हुए भी हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते सर। ये कैसी मजबूरी है सर? वो जो भी जुर्म करता है कुछ सबूत नहीं छोड़ता, और हमारी प्रॉब्लम यह है कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, तो पकड़े कैसे उसको? फिर भी हमें कोशिश तो करना है। लगता है सर उसे कानून की अच्छी मालूमात है। बड़े बड़े कानूनदान उसके यहाँ नौकरी करते हैं, और सेवक राम जी की डकैती के मामले में भी बहुत मुमकिन है उसी का हाथ। लेकिन उसे गिरफ्तार करेगा कौन? हम करेंगे, और इसीलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से निहायत इंटेलिजेंट, काबिल, लायक, अपनी जान पर खेलकर कानून की हिफाजत करने वाले जिनके साथ मिलकर मैं उसे गिरफ्तार करने में जरूर कामयाब होगा। इंस्पेक्टर नायक। यस सर। लेडी इंस्पेक्टर किरण। यस सर। इंस्पेक्टर भोसले। यस सर। और इंस्पेक्टर यस सर। साथ लेकर हम गिरफ्तार करेंगे उस डॉन नागराज को। आप लोग भी बैठिए। कहिए, आप सब एक साथ मुझसे मिलने क्यों आए? नागराज साहब, हमारे होटलों के लाइसेंस होते हुए भी हम पुलिस को हफ्ता देते हैं, फिर भी हमारे होटलों पर रेड पड़ती है। हमारी डांसरों और स्टाफ के साथ साथ हमारे कस्टमरों को भी लेके जाते हैं। कौन आएगा हमारे होटलों में? हमारे तो धंधे की वाट लग गई। जब से AK-46 के साथ वो फिल्म एक्टर पकड़ा गया, तब से सारे जनता हथियारों के नाम चलने लगा है। अब तो समुद्र के रास्ते से ही ये ऑटोमेटिक काम लाना पड़ते हैं। अब से सरकार ने गुटखे और तंबाकू पे पाबंदी लगाई है। अपना धंधा तो जोरों में चल रहा है। सिगरेट की पुड़िया में डालकर बड़े तो क्या, स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियां भी बड़े मजे में मजा ले रही हैं। तेरे आधे से ज़्यादा डिस्को में तो मेरा ही ड्रग सप्लाई होता है। वसूली, चोरी और फिरौती अपना काम है। बिल्डर हो या फिल्म वाला, नहीं दिया तो सीधा ऊपर। नागराज साहब की जय हो। पुलिस कमिश्नर ने आपको पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर नायक को अपॉइंट किया। नायक? इंस्पेक्टर नायक? हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी उसकी कमजोरी है वो खूबसूरत मॉडल जिससे वो प्यार कर देना। औरत तो हर इंसान की कमजोरी होती है। उसके सामने पहुंचते ही बड़े से बड़ा ताकतवर और अक्लमंद बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। नागराज साहब, आपको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। हुस्न के जाल में फंसा इंस्पेक्टर नागराज के लिए क्या जाल बिछाएगा? शेर को पकड़ने के लिए मकड़ी के जाल की नहीं, वे जंगल को घेरना पड़ता है। और नागराज के जुर्म का जंगल इतना भयानक और खतरनाक है
जिसमें इंसान जिंदा आता तो है लेकिन जिंदा वापस नहीं जा सकता। आप कहे तो उड़ा दे साले को। नहीं, ऐसे इंसान के दिल पर चोट करो, दिमाग खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। जाओ जाकर उस मॉडल को उड़ा दो। महबूबा के गम में पागल कुत्ते की तरह दुम दबाता हुआ यहाँ वहां घूमेगा। पुलिस का पागल कुत्ता। ओहो, अरे मैंने आपको हंसने के लिए नहीं कहा मैडम, मुस्कुराने के लिए कहा है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। मैडम, अब आप फैशन की दुनिया की टॉप मॉडल हैं। फिल्मों की दुनिया में भी अपना नाम कमा सकते हैं। कोई कितनी ही बड़ी मॉडल हो, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या मिस इंडिया, अंत में आना उसे फिल्मों में ही पड़ता है। मैडम, ग्लैमर की दुनिया में सबसे बड़ा ग्लैमर फिल्मी दुनिया में है, तभी तो लोग उन्हें स्टार कहते हैं। आई एम नॉट ओनली ए फोटोग्राफर, आई एम ए स्टार मेकर। यू बिलीव मी मैडम, मेरे हाथ के फोटो दिखा के आज बड़ी बड़ी मॉडल स्टार बन गई। तो बस घई हो या डेविड धवन, सबसे मेरी सीधी पहचान है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है, मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मैडम, आज लोग स्टार बनते नहीं, बनाए जाते हैं। आज लोग टैलेंट नहीं देखते, बैकग्राउंड देखते हैं। कौन कितना लगाने वाला है, कौन किसका बेटा बेटी है। मैडम, ये पूरा शो बिजनेस है, दिखावे का। भले ही पेट में रोटी ना, कपड़े और चेहरे हमेशा चमकते रहना चाहिए। और आपके पास तो सब कुछ है जो एक स्टार हीरोइन में होना चाहिए। आज से आपका टाइम शुरू। अरे, टाइम से तो याद आया, मुझे इस वक्त कहीं और होना चाहिए था और मैं यहीं पर हूँ। मैं चलती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं यार? एक काम करना, तुम फोटो लेके घर पे आ जाना, हम लोग वहीं पे बात करेंगे। ओहो, 4:15 बज चुके हैं, अभी तक नहीं। हमेशा लेट करती है। ओह शिट, मैं तो लेट हो गई। एक आइडिया करती हूँ, घड़ी 15 मिनट पीछे कर लेती हूँ। ये तो गजब हो गया। पुलिस वाले तो देर से आने के लिए बदनाम है और तुम 15 मिनट पहले आ गए। क्या 15 मिनट पहले? मैडम, जरा मेरी घड़ी 4:15 बजे और तुम 15 मिनट लेट हो। अरे, जरा मेरी घड़ी देखो, पूरे 3:45 बजे है। मैडम, अगर मैं इस घड़ी के हिसाब से चलूँगा ना तो मुझे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धो चाहे मुंह धो, मुझे क्या करना है? एक तो वक्त से पहले आओ, ऊपर से गुस्सा। बात करना तो करो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? सुनो तो सही। इतने खूबसूरत चेहरे पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। दरअसल मेरी घड़ी कुछ तेज चल रही है। छोड़ो ना यार, ये घड़ी के चक्कर में अपनी प्यार की घड़ी क्यों खराब करे? राज, तुम मुझसे वाकई बहुत प्यार करते हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ, तो क्या तुम मुझे भी हथकड़ी लगाकर लॉकअप में बंद कर दोगे? तनु, मेरी मोहब्बत की हथकड़ी पहन कर पहले से मेरे दिल के इस लॉकअप में बंद। और दरअसल तुम्हारी इन काली घेरी आंखों ने पहले ही झूठ को बयां किया था। और तुम्हारे झूठ की सजा है कि तुम सारी जिंदगी ये मुझसे मोहब्बत करो। अच्छा, यही मॉडल है। अगर एक झूठ की सजा ये है तो मैं हर रोज ऐसा ही एक झूठ बोलूँ और तुम मुझे जन्म जन्म तक नहीं सजा। तनु, आई लव यू। इसी को टपकाना है, उड़ा साली को। नगर साहब, आप तो कह रहे थे वो पागल कुत्ते की तरह दुम दुमाता हुआ यहाँ भागेगा, लेकिन हम लोग तो पुलिस चल के दुम दुमाता हुआ यहाँ आ गए।
एक मर्डर को नहीं मार सके? क्या मर्डर करने आए हो? जाओ जाकर चूड़िया पहलवाना दो। लेकिन उस मर्द का क्या जो उस लड़की को बचा के ले गया? मर्द की मर्दानगी उसकी होशियारी और चालाकी से नहीं, बल्कि जिस्म और अक्ल की ताकत से मानी जाती है। और फिर जुर्म और कानून का चोली दामन का साथ होता है। पुलिस कितनी ही तेज दौड़ ले, रहती हमेशा चोर के पीछे ही है। इंस्पेक्टर नायक कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं है नागराज साहब। अब तक 56 लोगों को धक्का चुका है। हमें उससे बच के रहना चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान का बाप पहले पैदा होता है, और अगर बेटा चाहे तो भी कभी अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। मैं कुछ समझा नहीं नागराज साहब। इंस्पेक्टर नायक, जिसे मैंने ही चड्डी में नारा डालना सिखाया, आज वो मेरा ही नारा खींचकर मुझे नंगा करने चला है। कानून की ये वर्दी दिमाग में फल से ज्यादा फायदा याद दिलाती है। गद्दारी का ये दिमाग में ईमानदारी वफादारी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और फिर शिकार होते हम जैसे लोग जो इंस्पेक्टर नागेश्वर पवार से नागराज बन जाते हैं, और इनकी काली छाया से कानून काला कानून बन जाता है। क्या नागराज साहब आप और इंस्पेक्टर? हाँ, मैं इंस्पेक्टर नागेश पवार। ये इंस्पेक्टर नायक, जिसे मैंने ही कानून के सारे दाव पे सिखाए, ये मेरा जूनियर। क्या कर रहे हैं आप? ये उन दिनों की बात है जब मेरी ईमानदारी के चर्चे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे होते थे, और बड़े बड़े ऑफिसर रिश्वत लेने से डरते थे। लेकिन ऐसे ही एक नेता और कमिश्नर के जाल में मैं फंस गया, और एक दिन पुलिस चौकी में हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अरे यार, तुम्हें उस दिन के एनकाउंटर के बारे में बताओ। हाँ बता, क्या बोला? अरे यार, जैसे मैंने अपना घोड़ा उसके कनपट्टी पे रखा, साले ने नीचे से पेशाब कर दिया। अच्छा, वो सिर्फ पेशाब ही किया। नागेश्वर साहब तो जिसके कनपट्टी पे घोड़ा रखते हैं, बड़े से बड़ा मिली पैंट में टॉयलेट कर देता है। ये भाई लोग घोड़े के दम पे तो भाईगिरी करते हैं। घोड़ा हाथ से छूट जाए और पुलिस स्टेशन में आ जाए तो हम पुलिस वाले उनकी ऐसी हालत करते जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की जिसके पास जाती है वो भी दो लगा देता है। लेकिन नागेश्वर साहब है कहाँ? वहीं अपने केबिन में। हाँ यार, आज नागेश्वर साहब के घर से बहुत फोन आया। चलो चलकर पूछते हैं। आओ यार, चलो। चलो नागेश्वर साहब से मिलकर तुम्हें कुछ गुड न्यूज़ सुनाते हैं। जय हिंद। क्या बात है नायक, तुम सब एक साथ? कुछ काम है क्या नायक? नहीं सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं, आज आप बहुत खुश दिख रहे हो, इसकी कोई वजह है सर? इतना खुश आपको कभी नहीं देखा सर। यस, दरअसल अच्छा एक बात बताओ नायक, तुम्हारी शादी हो गई? नो सर, अभी अभी तो ड्यूटी ज्वाइन की है। गुड गुड गुड। अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या शादी के बारे में? नो सर, डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानने की कोशिश करोगे और क्या सीखोगे? आज तो सिर्फ अपने बड़े अफसरों की चमचागिरी और जी हुजूरी करते रहो तो ही प्रमोशन होता है। खुद घूस लो और उनको भी घूस लो, वरना सटकर रहो मेरी तरह यहाँ पर। यहाँ तक कि मैं ना घूस लेता हूँ न लेने देता हूँ, इसीलिए नीचे से ऊपर तक सब मुझसे नाराज रहते हैं और मेरे ट्रांसफर होने का इंतजार करते हैं। लेकिन सर, आपने इस खुशी की वजह नहीं बताई।
बात कहां से शुरू हुई थी और कहां? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आज मेरी शादी की सालगिरह है और मेरी छोटी बहन का बर्थडे भी आज ही है। लेकिन अब तुम्हें बताओ नायक, मैं भला ये नौकरी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? क्यों सर? क्योंकि दुबई से 2 शूटर आए हुए हैं और वो कहाँ छुपे हुए हैं ये फोन पर मैसेज आने वाला है और मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। लगता है वही फोन है। हेलो, हाँ ठीक है, तुम लोग उन पर निगरानी रखो, हम लोग अभी आते हैं। ओके सर, अगर आपको एतराज ना हो तो एक काम मैं करूँ। तुम? और ये काम? ये तो अभी जूनियर मैं जानता हूँ भोसले, लेकिन ये करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? इसीलिए ये मौका मैं नायक को ही देता और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इसकी सेफ्टी के लिए जाओ। इस बार नायक लीड करेगा। ओके नायक, बेस्ट ऑफ लक। अरे भैया, आप इतने लेट, भाभी कब से वेट कर रही है और मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? अरे क्या बताऊँ छोटी, इतनी जल्दी से ऑफिस में आया हूँ कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी भूल गया और तुम्हारी भाभी का गिफ्ट लाना भी भूल गया। लेकिन तुमने केक में काटा कि नहीं? भैया, आज तुमने हम सबको होटल में खाना खिलाने का वादा किया था, फिर घर से जाने की क्या जरूरत है? ओह शिट, ये नौकरी के चक्कर में सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन एक बात बताओ छोटी, तुम्हारी भाभी है कहाँ? भाभी अंदर कमरे में। भैया, आज तुम्हारी बहुत खिंचाई होगी। अरे बाप रे, पुलिस वाले की वो खिंचाई। ठीक है छोटी, तुम तैयार रहना, अपन होटल में खाना खाने चाहिए। मैं जब तक तुम्हारी भाभी को बता दिया। ओके? अरे अब कुछ बात भी करो, वरना मैं दूसरी शादी करूंगा। चाचा मेरे साथ लेके आओगे, मार ही डालूंगी। किससे? इन झील सी नीली आंखों से, या इन गुलाब जैसे पंखुड़ी जैसे होठों से, या फिर इन काली घटाओं जैसी जुल्फों से? किससे? बस ये तुम्हारा डायलॉग मैं सुहागरात से सुनती आ रही हूँ और सुनते सुनते थक गई हूँ। लेकिन मैं कहते कहते नहीं थका, क्योंकि तुमने अपनी वही कशिश, वही मोहब्बत बाकी जो मैंने पहले दिन घूंघट उठाते वक्त तुम्हारे चेहरे पर देखा था। तुमने घूंघट उठाते वक्त कुछ गिफ्ट देने का वादा किया था जो आज तक नहीं दिया। याद है मुझे, मैंने तुमसे सुहागरात के दिन मोहब्बत की निशानी ताजमहल देने का वादा किया था, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि मैंने ताजमहल के बदले कुतुब मीनार दिया था। तुम्हारी बातें बहुत खूबसूरत लग रही है। शादी की सालगिरह तुम्हें याद है अपनी नई नई जब शादी हुई थी तो तुम मुझे अनाड़ी कहती थी। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। मैं अपने आप को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती थी। मैं हूँ खिलाड़ी
तड़पाए मुझको ये समझे ना बतिया, मुझसे लड़ाए ना ये जुल्मी अखियाँ। ओ झनका ले पायल चाहे खनका ले कंगना, मैं नहीं आऊं गोरी अब तोरे संग ना, मैं नहीं आऊं गोरी अब तोरे संग ना। सुलझाओ लोगों ने बड़ी उलझन है, मैं हूँ खिलाड़ी ये अनाड़ी नंबर 1 है, मैं हूँ खिलाड़ी ये अनाड़ी नंबर 1 है। देखो रे लोगो ये मेरी दुल्हन है, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है। काहे तू यूं मेरे पीछे पड़ी है, देखो रे लोगो ये जिद पे अड़ी है। सोनी पड़ी है मेरे आंगना की खटिया, कोई बताए कैसे काटूं मैं रतिया, कोई बताए कैसे काटूं मैं रतिया। आधी नहीं ये तो पूरी टेंशन है, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है। देखो रे लोगों ये मेरा सजन है, मैं हूँ खिलाड़ी ये अनाड़ी नंबर 1 है। हाँ मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है। बाहों में भर ले तू अंग लगा ले, तेरी हो मुझको तू अपना बना ले। हाँ जोड़ी हमारी जमेगी न रानी, तू अपने पास रख अपनी जवानी, तू अपने पास रख अपनी जवानी। दया रे दया कितना प्यारा दुश्मन है, भूला था मैं, हाँ भूला था मैं ये तो मेरी दुल्हन है, मैं हूँ खिलाड़ी ये अनाड़ी नंबर 1 है। देखो रे लोगो ये मेरी दुल्हन है, मैं हूँ अनाड़ी, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है। देखो रे लोगो ये मेरी दुल्हन है, मैं हूँ अनाड़ी ये खिलाड़ी नंबर 1 है, मैं हूँ खिलाड़ी ये अनाड़ी नंबर 1 है। अरे हम लोग कहाँ खो गए? अरे हाँ मैं तो भूल गया, आज छोटी का बर्थडे है, बेचारी बहुत देर से इंतजार कर रही है। चलो चल का केक काटते हैं, प्यार मोहब्बत तो होता है। चलो चलो अरे छोटी चलो केक काटते हैं। अरे पहले ड्रेस तो चेंज कर लीजिए। अरे ड्रेस तो आदमी चेंज करते हैं, अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ ना, अभी थोड़ी ड्यूटी पर हूँ। चलो छोटी केक काटते हैं, आओ बैठो। दरवाजे पे किसी की आवाज आई, जाके देखना कौन आया है। हो सकता कोई गेस्ट आया है।
अरे सर आप लोग, मैंने तो डिपार्टमेंट के किसी आदमी को नहीं बताया। और आप लोगों को ये कैसे पता चला कि आज मेरी बहन का बर्थडे? हम यहाँ बर्थडे मनाए नहीं, आपके घर की तलाशी लेने आए हैं। I am CBI ऑफिसर। CBI ऑफिसर? यस। तलाशी? ओके सर। हमें पता चला है कि आपके घर में अंडरवर्ल्ड का पैसा पड़ा हुआ है। अंडरवर्ल्ड का पैसा? और मेरे घर में? अभी पता चलेगा। ऑफिसर, घर की तलाशी लो। चलिए, आपके पास मेरे घर का सर्च वारंट है? ये रहा आपके घर का सर्च वारंट। ओके, आप लोग तलाशी ले सकते हैं। ये रहा पैसा, ये रहा पैसा। इतने ईमानदार पुलिस ऑफिसर के घर में इतना सारा पैसा? लेकिन सर ये पैसा कहाँ से आया मुझे पता नहीं कुछ। ये कौन आदमी हो सकता है? लेकिन सर मुझे नहीं पता कि कौन आदमी। जो कुछ भी आपको कहना है वो पुलिस से मदद कह दीजिए। ऑफिसर, अरेस्ट। वाकई बहुत कमीने हो कमिश्नर। अरे मैं कमिश्नर नहीं, कमीशन खाने वाला साहब हूँ। और मैं ऐसा नेता जो सबकी लेता। खबर। अब बताओ भाई कमिश्नर, मान गए तुम्हें। थैंक यू। कमीनेपन में बादशाह हो। एक बात माननी पड़ेगी क्या कि जहाँ पुलिस और पॉलिटिशियन मिल जाए ना, वहाँ पब्लिक कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब वो नागेश्वर पवार को तो हमने भगवा दिया। अब देखना ये प्रेस और मीडिया किस तरह चील और गिद्धों की तरह उसको फाड़ के खा जाएंगे। इस टाइम पर घोटाले में हमारा हाथ था, तुम्हारा हाथ था। बिल्कुल। वो आया था ये साबित करने, हमें गिरफ्तार करने। तो खुद का क्या हुआ? भूल गया बच्चा कि इस राज्य में पॉलिटिशियन जनता पे राज करते और जनता हमारी प्रजा है। और उस जैसा कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके। यही तुम्हारा क्या? हरिश्चंद्र की औलाद सत्यवादी बनता था, कहता था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि ये स्लोगन सिर्फ पुलिस चौकियों और अदालतों में नेहरू और बापू की तस्वीरों की तरह सिर्फ दीवारों पे सजाने के लिए रह गया। इनका मतलब कुछ नहीं। सही कहते हो कि वास्तविक जिंदगी में न कोई बापू है न कोई नेहरू, सब है पापी और सब है लैंडू। तो फिर लैंडू, ये रहा पैसा नागेश्वर को फंसाने का। अरे बस इतना ही? अरे इसी पैसे के लिए तो मैंने पुलिस की वर्दी के साथ गद्दारी की। तनिकार दो ना, वरना पुलिस की वर्दी के साथ वफादारी की जात दिखा दूंगा। वफादारी? ज्यादा वफादारी दिखाओगे कमिश्नर तो लंका की विभीषण की तरह लात मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे। और याद रखना, आज की इस दुनिया में कोई रावण को मारकर तुम्हें लंका की गद्दी पर बिठाने नहीं आएगा, क्योंकि आज की इस दुनिया में रावण ही रावण है, राम का कहीं पता नहीं। राम का पैकअप हम जैसे नेताओं ने कई साल पहले कर दिया। तुम ये पैसा रखो बचा कर, भगवान का प्रसाद मानो इसे। अब तक देता रहा हूं और अब भी देता रहूंगा, बस इसी तरह मेरा काम करते रहो। अरे बस करो बस नेता भाई, बात की तो सारी की सारी दारू जो मैंने पी हुई है उतर जाएगी। अगर मेरा नहीं तो कम से कम उस वर्दी का तो ख्याल करो जो मुझे सरकार ने दी हुई है। किस सरकार ने वर्दी दी है कमिश्नर? ये वर्दी भी हमने दी है और इसे उतारने का दम भी हम। वही तो मैं कह रहा हूँ, वर्दी उतारने का समय आ गया है, यानी कि मैं तो रिटायर होने वाला हूँ। इसलिए तो कहता हूँ नेता भाई, आखिरी वक्त है, थोड़ा और खाने दो ना। तुम पुलिस
वाले कमीनों की कभी हवस खत्म नहीं होना। हवस पैसे की या नाम की। जो उस नागेश्वर की हवस देखी, हमें गिरफ्तार करके नाम कमाना चाहता था। आज देखो हम कर रहे ऐश, और वो बैठा है कहाँ? सलाखों के पीछे। भैया, आपको इस सलाखों के पीछे देखकर और इन कैदियों के कपड़े में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। क्या वाकई आपने गुनाह किया है? कैदी के कपड़े पहनने वाला और सलाखों के पीछे रहने वाला हर इंसान को गुनहगार नहीं होता। लेकिन ऐसे हालात में गुनहगार ही होते हैं। तुम ही मुझ पर शक कर रही हो? अब तो भगवान भी आकाश से उतर कर ये कहे तो मैं और मेरी आत्मा ये विश्वास नहीं करी कि आपने घिनौना काम किया है। मेरे धर्म की किताबों को इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी जितनी अच्छे से मैंने आपको पढ़ा। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इन सलाखों के पीछे मुझे बना दिया, बल्कि दुख इस बात का है ये सुनने के बाद ना जाने कितने सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर गुमराह हो जाएंगे, जिनको मैं ईमानदारी और वफादारी की नसीहत दिया करूँगा, जो मुझे अपना आदर्श मानते थे, देवता समझते थे मुझे। मस्त काम लीजिए, मैं कमिश्नर साहब से मिलकर और बड़े से बड़ा वकील लगाऊंगी और आपको जल्द से जल्द रिहा करूँगी। मेरे रिहा होने से मेरी वर्दी और मेरे मुंह पर जो रिश्वत की कालक लग गई वो तो नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में जहर घोला है, मैं उनकी जिंदगी में मौत की मोहर लगा दूंगा। यार कमिश्नर, एक तो तुझ जैसे मनोज आदमी का साथ, ऊपर से कबाब भी खत्म, जवाब का पता ही कोई। जवाब आएगा, थोड़ा सब्र करो, सब्र। अरे देखो देखो याद कर रहे हो, आगे आगे देखा देखा। जवाब तो बढ़िया है, लेकिन पहचाना? अरे ये वही अपने इंस्पेक्टर पवार की इकलौती बीवी और इकलौती बहनिया। पवार? पवार की? कुछ देखकर तो मेरा नशा और चढ़ गया। अरे पाओ समय थोड़ा पाओ। हाँ आइए, आओ ना करके आगे आओ। सर, आपको तो पता है मेरे पति निर्दोष है, उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मेरे भैया बिल्कुल निर्दोष है सर। आप बिल्कुल सत्य बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा भैया निर्दोष है और तुम्हारा पति सच्चा है। अब वो सच्चा है या झूठा है, इसका फैसला तो अदालत करेगी ना। और देखो, अदालत किसे जिंदगी देना है और किसे मौत, ये फैसला गवाह और सबूतों के आधार पर देती है। और एक बात तुम दोनों समझ लो, गवाह और सबूत सब हमारे हाथ में। मेरे पति को निर्दोष साबित करने के लिए सर हर गवाह हर सबूत जुटा सकती है। पुलिस की बहुत सेवा की है और आपने उन्हें कोर्ट मेडल दिए सर। वो तो मैंने उसकी बहादुरी और ईमानदारी की कीमत दी। अपने पति को छुड़ाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ सर। हाँ, सही कहा तुमने। कीमत तो इस दुनिया में हर चीज की चुकानी पड़ती है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारे पास देने को है क्या? अरे भूल गए? अरे हुस्न के इस खजाने में हीरे और जवाहरात जैसे अनमोल हीरे मोतियों के सिवाय और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें पाकर मन पुलकित हो जाता है। अगर वो तुम चाहो तो सब की सब हमें दे सकती है और उसके बदले में फिर ना जाने हम क्या क्या करें। हाँ, आ जाओ, अपने पति को छुड़वाने के लिए आ जाओ। पति को छुड़ाने की यही कीमत है, पुलिस, सबूत, अदालत सब हम संभालेंगे। आ जाओ हमारी बात। और कमिश्नर, तू कब तक भजिए बेचेगा? शुरू हो जा रहे नेता लेडीज बस थोड़ा मार हम दे। तो तुम्हारा पति छुड़वा देंगे। ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर आए थे अपने पति को छुड़वाने के लिए। मुझे
कितने बड़े कमीने हैं मेरी जान। ये तो तुम्हारे पति को भी मालूम पड़ गया था और इसीलिए वो छोड़ के चला अदालत में है। ये इनके तलाकों के पीछे है। तो हम बोलते तो वो वहीं मर जाएगा। भाई को नहीं छोड़ाना। मुझे पागल की तुम्हारे नाकाबला कभी पूरे नहीं होंगे। मैं देश पर सिपाही की बीवी हूँ। मैं कुलर की तरह से अच्छा बनना पसंद करूंगी। दोनों में ये तो दोनों बटेरियन में अपने आप को हलाल कर लिया। अब इससे पहले कि हम हलाल हो लाशों को ठिकाने लगो। हो जाएगा कोई नया काम नहीं है ये अदालत ये वकालत ये कैसा कानून है। बिका हुआ इंसाफ यहाँ पर पैसा सब जुनून है। क्या इतनी जल्दी से ऑफिस में आया हूँ कि तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट भी भूल गया और तुम्हारी भाभी का गिफ्ट लाना भी भूल गया। तुमने घूंघट उठाते वक्त कुछ गिफ्ट देने का वादा किया था जो आज तक नहीं दिया। मेरी हंसी खेलती जिंदगी तबाह हो गई और फिर मैं दुबई चला गया और फिर वापस आके मैं नागेश्वर पवार से नागराज बन गया और फिर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से नफरत हो गई। लेकिन आज तक मैं अपना बदला नहीं भूला। आपकी जान आपके लिए हाजिर है नागराज साहब। मैं नेता और कमिश्नर को अभी कॉल पहुंचाऊंगा। नहीं, ये मेरा जातीय मामला है। नागराज साहब, आज मैं ऐसी न्यूज ला रहा हूँ आप खुश हो जाएंगे और कहेंगे वाह जेके बिया, जिंदगी में पहली बार सही मुखबिर वाला काम किया। ये लीजिए कुछ फोटोग्राफ्स। ये तो कोई हिरन लगती है। अभी तो सिर्फ लगती है, बनाना तो आपको है। जब तक आपकी नजरें इनायत नहीं होंगी भला ये कैसे बन सकती है? इसे तो मैं सिर्फ टॉप की हिरन बनाऊंगा। ये तो क्या
कभी याद रखें। राम राम नेताजी। आओ कमिश्नर आओ। अरे काहे का हो रही और काहे का कमिश्नर? अब तो मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। आपको बजाते बजाते मुझे अपनी वर्दी तक की कुर्बानी देनी पड़ी। अरे तुम सस्पेंड हुए नहीं हो, तुम्हें मैंने सस्पेंड करवाया है। ये प्रेस वाले कुछ ज्यादा लिखते हैं और मीडिया वाले बहुत ज्यादा उछालते हैं, इसीलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैंने तेरी वर्दी उतारी। और उसका क्या होगा? चिंता मत कर, तेरा दाना पानी सरकार ने बंद किया है, मेरी तरफ से चालू है। अरे और वो भी डबल। अरे जियो नेता। अरे काय की वर्दी और काय की ईमानदारी जो करता जा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। हेलो। ये मेरी सहेली पूजा है, ये मॉर्निंग है। अच्छा अंकल, आप आज यहाँ आ गए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहले अपना आँख बंद कीजिए। आँखें क्यों बंद करें भाई? अरे डैडी प्लीज आँखें बंद तो कीजिए, फिर दिखाती हूँ। भाई अपनी बेटी खुशी के लिए आगे तो क्या पूरी दुनिया को बंद कर सकते हैं। आगे बंद कर। चलो भाई। ये देखो मेरा आंखें। भाई बोलो तो सही। क्या बात है यार, ये मेरी बेटी टॉप की मॉडल है। डैडी अब आपकी बेटी सिर्फ मॉडल नहीं बल्कि टॉप की हीरोइन बनने वाली है। बेटी मॉडलिंग तक तो मैंने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन फिल्मों के लिए तो वही नेताजी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आजकल पता आपको फिल्मों में काम करना बड़े फख्र की बात मानी जाती है। एक्टर लोग तो जैसे आप नेता लोग वीआईपी हैं ना, वैसे वीआईपी माने जाते हैं। वो दिन गए जब एक्टर लोग सिर्फ टीम इकट्ठी करने के लिए और वोट मांगने के लिए यूज होते थे। आज तो देखिए खुद जितने भी एक्टर हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वन के अंदर बैठे, वो तो छोड़िए, अपने शत्रुघ्न सिन्हा साहब मिनिस्टर थे, लेटेस्ट इलेक्शन जो है ना, अपने 10 साल मिनिस्टर बने, सारे के सारे पूरी की पूरी पॉलिटिकल ताकत संभाले हुए हैं। मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट मानिए कि अगर बच्ची फिल्म आर्टिस्ट बनना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? आपको पता आजकल के जितने नेता लोग हैं ना, उनके लड़के और लड़कियां सब फिल्म आर्टिस्ट बन रहे हैं। तो हमारी अगर बच्ची भी बनेगी इसमें बुराई क्या है? कल को हमारा ही नाम होगा ना। कहने का मतलब हमारी बेटी कल की जयललिता बन सकती है। वेरी गुड। लेकिन बेटी एक बात बताओ, ये इतने बेहतरीन अच्छे फोटो लिए किसने? ओह डैडी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आइए तो देखिए बिहारी जी, मैं आपको अपने डैडी से मिलाती हूँ। अरे मैं इसे जानता हूँ, के बिहारी कैसे भाई? हाँ भाई नेताजी अच्छी तरह जानते हो, ये हमारे डिपार्टमेंट को खुफिया खबरें देता है। तो हमारे यहाँ एक बड़ी होनहार लेडी इंस्पेक्टर है किरण, उसका हस्बैंड है। बोला भाई मेरी बीवी कानून की वर्दी पहनकर मुजरिम को पकड़कर जनता की हिफाजत करती है और मैं अपने कैमरे से मुजरिम को बेनकाब करता हूँ। मेरा मतलब है सर, असली चेहरा सामने लाए। आप भी कलाकार हो, तुम किसी का असली चेहरा सामने लाते हो और किसी का नकली चेहरा। क्या डैडी, मैं इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन ये बात बताओ कि इन्होंने फोटो खींचे उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी बड़ी कलाकार है। अच्छा डैडी, अब मैं चलती हूँ, ये मुझे किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवाने वाले हैं। अच्छा ये लो भाई, और देखो हमारी बेटी को हिफाजत से ले जाना। हो सकता है सर आपको बेटी के लिए थोड़ी सी तकलीफ भी उठानी पड़े। अरे बेटी की तरक्की के लिए तकलीफ? अरे बुढ़वा, जब चाहो जो चाहो चले आना। अब बेटी की इज्जत बचाना है तो पीछे भागना ही पड़ेगा। अब आएगा मजा चोर और पुलिस से। अब हमसे बचकर कहाँ जाओगी रानी? रानी? मैं रानी नहीं, मेरा नाम तो गंगा है। और ये आधा नंगा है। और यही तो चंगा है। अब होने वाला दंगा है। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सा पंगा है। और मुझे सब प्यार से कुछ कहते हो। मेरा नाम सूरज है, प्यार से लोग मुझे सुन कहते हैं। मेरा नाम गणेश है, प्यार से लोग मुझे पू कहते हैं। ये पू पू गु, लेकिन तुम लोग गंगा से क्या चाहते हो? इतना भी नहीं समझती हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग तेरा बलात्कार करना चाहते हैं। क्या? वो भी दिन में? क्यों? दिन में बलात्कार नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन मेरा तो रात में। दिन में हुए या रात में? रात काम तो एक ही है।
हाँ, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तो मुझे रात में गंगा ज्यादा चप्पा चप्पर मत कर, अपने उतर चल नहीं तो पुलिस आएगी। बाबूजी, गंगा मैली हो जाएगी। पहले से तो इतने गंदे कपड़े पहन रखे और अब क्या मैली होगी? मैं कपड़े नहीं, बदन मैले हो जाने की बात कर रही हूँ। बदन गुल बदन, यार टाइम खोटी मत कर, चल उतर अपनी से। दिमाग की खोटी मत कर। क्या यार, ये लोग जरूरी काम ही नहीं करने देते। बोलो क्या हुआ, क्या बात है? वो गुंडे मेरे पीछे पड़े। हाँ, समझ गया। राम तेरी गंगा मैली, लेकिन अब होगी नहीं, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर पीके ठोके यानी कि प्रेम कुमार ठोके, और मेरा नाम के गनमरे यानी किशन कुमार गनमरे, और मेरा नाम गंगा है, लेकिन ये गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं। ओह, समझ गया। राम तेरी गंगा मैली, लेकिन अब होगी नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर ठोके और इंस्पेक्टर गनमरे के होते हुए ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम तो हमारा है। क्या बताओ, ट्रफल साहब वाली गंगा हो या दुबई वाले भाई के गंगा हो, दोनों तो एक ही है। साहब, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, दूसरी है। तुम वो गंगा नहीं हो, इसे धारे में नहाने का शौक है, और तुम्हें दुबई में शॉपिंग करने का शौक है, तो हम खुद ही पता कर लेते हैं ना कि कौन सी गंगा। क्यों इंस्पेक्टर? हाँ इंस्पेक्टर ठोके, अपन इसको कमरे में लेकर चलते, देखेंगे कौन सी गंगा ये। चल वर्दी उतार। लो, गुंडों से पीछा पड़ा और पुलिस पीछे लगी। काला कानून है, ये काला कानून है। नगराज साहब, मेरे ख्याल से आपको कमिश्नर से बात कर ही लेना चाहिए। हाँ नागराज साहब, आखिर चोर और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है, कभी हम उनके तो कभी वो हमारे काम आ जाते हैं। तुम लोग ठीक कहते हो। हेलो, कमिश्नर सिन्हा हियर। कमिश्नर साहब, आप कौन? अपने दुश्मन की आवाज भी नहीं पहचानते। मेरी आवाज का टेप तो कई बार आपने सुना होगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, हमारा सिर्फ मुजरिम होता है। नागेश्वर उर्फ डॉन नागराज, बोलो किस लिए फोन किया? आप सही पहचाना, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नागेश्वर और जुर्म की दुनिया के लिए नागराज। नागराज, मेरी बात मानो। अगर तुम चाहो तो अभी भी मौका है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भलाई? कानून भलाई ही तो करता था कमिश्नर साहब, पर क्या मिला? आज की इस दुनिया में ज्यादा भला इंसान बनना भी खतरनाक है। और कानून ने ही तो मुझे नागेश्वर से नागराज बनाया, ये तो आपको मालूम ही होगा। मैं एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा एक हमदर्द और तुम्हारे बुजुर्ग की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में और दिल में पुलिस के लिए जबरदस्त नफरत भरी पड़ी है, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम एक पुलिस से भागे हुए बहादुर सिपाही हो, बदले की भावना ने तुम्हें बगावत करने का मजबूर किया, ठीक है ना? है? लेकिन एक बहादुर सिपाही की इज्जत तो इसी में होती है कि अपने देश के लिए हंसता खेलता अपनी जान को कुर्बान करके इतिहास में सुनहरे लफ्जों में अपना नाम लिखवाया। अच्छा देखो, ये टेलीफोन पे बात करने का मजा नहीं आ रहा है। आमने सामने बैठेंगे
आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, परखेंगे, तब बात बनेगी। बोलिए सर, कहां पर? बस कोई पुलिस वाली हरकत मत करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, तुम जहां कहोगे निहत्था आऊंगा, अकेला आऊंगा, वक्त और जगह तुम्हारी पसंद की होगी। बोलो कहां? ठीक है, मुझे मंजूर है। रात 1 बजे महाकाली के पुराने मंदिर में। अपने वादे के मुताबिक मैं अकेला आया हूं और निहत्था आया। मैं चाहता हूं कि तुम ये मुजरिमाना जिंदगी छोड़कर पुलिस का साथ दो, उन्हें जुर्म खत्म करने में मदद दो। और तुम्हारे साथ जो बेइंसाफी हुई है, तुम्हें धोखा देकर जबरन इस जुर्म की जिंदगी में धकेला गया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये तुमसे वादा है मेरा। जुर्म के रास्ते में जो एक बार चलता है वो फिर वापस नहीं लौटता, क्योंकि ना तो इसमें कोई यू टर्न है ना ही अंत है तो सिर्फ मौत। और फिर क्यों आप एक शैतान को साधु बनाना चाहते हैं? साधु शैतान का लिबास पहनकर शैतान नहीं बनता। ये शक्ल, ये आंखें ये बता रही हैं कि ये शख्स मुजरिम नहीं हो सकता। शायद तुम बोल रहे हो कि तुम एक अच्छे परिवार के और तुम्हारे अंदर एक शरीफ आदमी का खून है। राजेश्वर पवार तुम्हारे पिताजी, हाँ, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। पुलिस फोर्स में हमने इकट्ठे काम किया है। बहुत नेक आदमी थे वो। उन्होंने कभी मुजरिमों का साथ नहीं दिया। मुजरिमों की पेश की हुई रकमों को उन्होंने ठुकराया, उसे कबूल नहीं किया। मुजरिमों से लड़ते लड़ते वो शहीद हुए। पुलिस डिपार्टमेंट को नाम दिया उन्होंने, शोहरत दी। और तुम कहते हो मुजरिम? तुम बेटा मुजरिम हो ही नहीं सकते। सच कहा आपने, क्योंकि मैं भी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था, लेकिन ये समाज, ये दुनिया वालों ने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया कि मैं जुर्म के रास्ते पर चलूं। और ये सब इंस्पेक्टर नागेश्वर नागराज बन गया। जब इंसाफ के मंदों में इंसाफ नहीं मिलेगा कमिश्नर साहब, तो इंसान कहाँ जाएगा? ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस थाने, ये अदालतें, ये सब दिखावा है, झूठ है। बंद कीजिए इन्हें। अदालतों का फैसला चंद मुट्ठी भर लोगों के इशारों पर होता है। मुजरिम पकड़े तो जाते हैं पर उन्हें सजा नहीं होती, क्योंकि वो कानून को चींटी समझकर कभी भी अपने पैर के नीचे रौंद देते हैं, बल्कि उन्हें बाहुबली का नाम देकर सलाखों के पीछे से ही लोकतंत्र अपना नेता चुनता है। ये कैसा कानून है? ये कैसा लोकतंत्र है कमिश्नर साहब? ये कैसा लोकतंत्र है? मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबियां हैं,
और मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं। तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन बेटा हमारा मुल्क एक लोकतांत्रिक मुल्क है। जो जनता का इंसाफ होता है वही पूर्ण इंसाफ होता है, वही हमें मानना पड़ता है। लोकतंत्र है और यही उसकी परिभाषा है। नहीं कमिश्नर साहब, 4 बेवकूफ मिलकर एक बेवकूफ का साथ दें तो वो सही है, और 3 समझदार मिलकर एक समझदार का साथ दें तो वो गलत है। आज लोकतंत्र की परिभाषा यही है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपना फैसला खुद करूंगा। मेरी भी सुन लो। इसके लिए ना आप मुझे रोक सकते हैं ना आपका कानून। तो सुनो, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं कि तुम अपने साथियों समेत अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। कमिश्नर साहब, और मैं आपको आपके डिपार्टमेंट को 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर बचा सकते हैं तो उस कमिश्नर को और उस सेवक राम नेता को बचा लो, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी में अब मौत की मुहर लगा दी है। नागेश्वर पवार नहीं कमिश्नर साहब, अब नागराज कहिए नागराज, क्योंकि नागेश्वर पवार जुर्म की दुनिया के लिए नागराज है। नागराज, मैं चलता हूं, गुड बाय। जख्म बहुत गहरे लगे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नागराज कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं है, हालात ने उसे मुजरिम बनाया, और है बहुत होशियार, बहुत चालाक। इससे पहले कि वो कोई अपना कदम उठाए, हमें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हमारे प्लान के मुताबिक मौका पाकर उसे घेर लेते हैं। इस वक्त नागराज मिलेगा कहाँ? हमारे मुखबिर फोटोग्राफर से, वही उसके बारे में बता सकता है। एक बात हम उसके बारे में आपको बता दें, इस वक्त नागराज का निशाना नेता सेवक राम है और सस्पेंडेड कमिश्नर SS शर्मा है, और हमें उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो उनको मारने के लिए उनका पीछा करेगा। और उसने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी है, 24 आवर्स। शिकार पकड़ने के लिए शिकारी कोई ना कोई दाना जरूर डालेगा। हो, मुझे हर हालत में नागराज चाहिए, नागराज, अंडरस्टैंड? हो सकता है वो उसकी बेटी को मारो। तुम्हारा मतलब है तनु से? मैं अभी पूछता हूँ वो कहाँ है? हेलो तनु, तुम कहाँ हो? मुझे तो फोटोग्राफर पे शक होता है, कहीं वो नागराज से मिला तो नहीं? मैं तुम्हें मिलाता हूँ। ये रहे तुम्हारे प्रोड्यूसर साहब नागराज साहब, ये रही आपकी हीरोइन। नागराज, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये तो क्रिमिनल है। I'm not a criminal, I'm a creator. नया नाम, नया काम, नई पहचान। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। दुनिया में असली पहचान उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है, चाहे वो फिल्मी दुनिया ही क्यों ना हो। समझी हीरोइन? तुमने तो मुझसे कहा था किसी प्रोड्यूसर से मिलेंगे, फिर ये? क्यों, हम प्रोड्यूसर नहीं है क्या? वास्तव में चोरी चुपके फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का ही पैसा लग रहा है। हम नाम नहीं देते तो क्या, फिल्में तो हमारे पैसे से ही बनती हैं। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाप की ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसा धोखा किया?
और फिल्म क्या है? एक खूबसूरत धोखा, चमक। इस चमक में फंसकर हजारों लाखों लोग बर्बाद होते हैं। कुछ बन जाते हैं और कुछ खाने तक को मोहताज होते हैं। चल अब ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत बुलवा। ये ले मोबाइल और अपने बाप को फोन कर, बोल के मुहूर्त का नारियल तोड़ने के लिए तुझे जल्द बुलाया है। ज्यादा होशियारी की 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे बता दूंगा। ये ले फोन कर। हेलो डैडी, मैं मडालैंड के आनंद बंगलो से बोल रही हूँ। मैंने एक फिल्म साइन कर ली है, आप जल्दी आ जाइए मुहूर्त का नारियल तोड़ने। ठीक है आता हूँ मैं। चलते। हाँ भाई कमिश्नर चलो। अरे भाई कहाँ चले? स्टूडियो में औरत है, बेटी ने नारियल फोड़ने को बुलाया है। मुझे तो इतनी जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? हाँ यार, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट टाइम सब यूं फटाफट होता है। चलो डोंट वेस्ट, चल के देखते हैं भाई। लेट्स गो। ओके, गुड, वेरी गुड। जब तक तेरा बाप आता है हम सब तेरे डांस का ट्रेलर देखेंगे। क्यों दोस्तों? क्या बात है? बहुत ही नेताजी आओ। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई। एक तमाशा तुमने दिखाया था मेरी बीवी और मेरी बहन का, अब आज तमाशा मैं दिखाऊंगा तुम्हारी बेटी का। अपनी बेटी का नंगा नाच देखते हुए कहीं तुम्हारी आंखों में आंसू ना आ जाए। जानता था तुम ऐसी कोई कमीनी हरकत करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे आदमी पहले ही खरीद लिए। अरे बच्चे, हम पॉलिटिशियन हैं, एमपी एमएलए खरीद लेते हैं, फिर तुम किस खेत की मूली हो? समझे? तुम्हारे आदमी मुंह मांगी कीमत लेकर अब मेरे साथ। सेवाग्राम, फिल्म का मुहूर्त तो एक बहाना था, मुहूर्त तो आज निकला है तेरी मौत का। मेरी मौत का? अरे मेरी छोड़, तू अपनी सोच और तैयार हो जा वो आंसू बहाने के लिए जो तूने अपनी बीवी और बहन की मौत पे बहाए थे, क्योंकि तेरी मौत पे आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मेरी आंखों में आंसू नहीं, तेरी मौत के शोले हैं जो ज्वालामुखी बन के बाहर निकलेंगे, और ज्वालामुखी फटा करते हैं, बाहर नहीं करते। सेवाग्राम, डायलॉग तो अच्छे हैं बच्चे, लेकिन मैं लोकतंत्र का पुजारी हूँ, और लोकतंत्र में जिसके पास जितने लोग होते हैं उसी की जीत होती है। पाप और पुण्य की लड़ाई में जीत हमेशा पुण्य की होती है, चाहे वो कौरव पांडव का महाभारत हो या राम रावण युद्ध। नागराज, अब तुम कहोगे कि नागराज तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सच कहा तुमने, मैं तुम्हारा जूनियर। मौत के खौफ से इंसान अपनी परछाइयों से भी डरने लगता है। तुम शायद भूल रहे हो नायक कि परछाई उजाले में बनती है, अंधेरे में नहीं। मेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी को नर्क बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि ये सफेद पोशाक में छुपा हुआ देशद्रोही है। ये नेता सेवाग्राम और ये पुलिस कमिश्नर, जब तक मैं इन्हें खत्म नहीं कर देता अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन सर, आप और देशद्रोही, आप देशभक्त,
क्योंकि आपका ज़मीर अभी भी जिंदा है। हर देशभक्त कानून को अपने हाथ में ले ले तो इस देश की जमीन देशभक्ति से बंजर हो जाएगी। ये आपने ही मुझे सिखाया साहब। तुम शायद भूल रहे हो नायक कि इस वक्त तुम एक पुलिस ऑफिसर और मैं एक मुजरिम। तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों से मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। ये क्या, तुमने अपने डैडी को गोली मार दी? नहीं, एक सिपाही ने एक मुजरिम को शूट कर दिया। मैं इनका रिकॉर्ड पहले ही पढ़ चुका था। दरअसल नागेश्वर को नागराज बनाने में इन्हीं का ही बहुत बड़ा हाथ था। एक सच्चे सिपाही के मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली रिश्ते और जज्बातों को नहीं पहचानती, सिर्फ अपना फर्ज निभाती है। ऑफिसर, इन सबको अरेस्ट कर दो। बुराई का अंत हमेशा बुराई ही होता है। आज मेरा मकसद पूरा और मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। राजेश्वर पवार की आत्मा को मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। तुमने 2 खून किए, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता सत्य में जयते